अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है ना चैप्टर 1 का फ़्लो चार्ट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ़्लो चार्ट को बेसिक सा हम देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट एक मसले को हल करने के इक़दामात में ज़्यादा मददगार तस्वुर किया जाता है। झेल में हम फ़्लो चार्ट पर तफसील से बात करेंगे। ये उसने सिंपल कहा है कि जो फ़्लो चार्ट है वो हमें जितने भी मसले मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में हल करने में मदद देता है, और उसकी जो जो चीज़ें हैं, जो जो पार्ट्स हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि फ़्लो चार्ट ये यानी कि उसकी डेफिनेशन में फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। यानी कि अगर हमारे पास एक मसला है तो उसको जो तस्वीरी अंदाज के अंदर पिक्चोरियल अंदाज के अंदर जो हम लिखेंगे उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मसला इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने शूज़ पहनने हैं। तो शूज़ पहनने में सबसे पहले ये स्टार्ट आ जाएगा, उसके बाद ये तीर के निशान है जिसकी तरफ जो जो हेड है ना, हेड का मतलब है कि वो बहाव को बयान कर रहा है कि इससे ये है, फिर इससे आगे ये है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेक शूज़ एंड सॉक्स, अपने जो जूते हैं और जो जराबें हैं उनको पकड़ूंगा, फिर सबसे पहले सॉक्स को पहनूंगा और फिर उसके बाद शूज़ पहनूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले मैं शूज़ पहन लूँ और उसके बाद मैं सॉक्स को पहन रहा हूँ। तो ये उसने यहाँ पे जो एक जराबे पहनने का एक मसला है, जो एक तरीका है, उसको बयान किया है कि सबसे पहले शूज़ और जराबों को पकड़ा है, फिर जराबें पहनी है, फिर शूज़ पहने, और फिर यहाँ पे ये काम रुक गया है। यही बात उसने यहाँ पे सारी बयान की हुई है कि फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। हर कदम पर अलामतें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीरों के निशान के साथ जुड़ी होती हैं। कि प्रोसेसिंग के बहाव का मतलब ये है कि एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आ रहा है इसको प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस का बहाव कहते हैं। और ये तीर के निशानों के साथ, तीरों के निशानात से जुड़ी होती हैं। शक्ल 1/6, यानी कि ये जो 1/6 शक्ल है इसमें दिखाया गया है। जराबों के साथ जूते पहनने का एक सादा मसले का फ़्लो चार्ट दिखाती है। ये न सिर्फ इसके अहम मराहिल ज़ाहिर करती है बल्कि एक अमल को मुकम्मल करने का तरीका भी बताती है। एक फ़्लो चार्ट मसले के आगे आ जाए, एक फ़्लो चार्ट मसले के हल में मौजूद मराहिल पर बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कि ये जो जो एक मसला है ना, उसको जो हम तस्वीरों के ज़रिए बयान कर रहे हैं उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। अब इसमें आप देख लो कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर रुक गया और तीरों के निशान के साथ इनको आपस में जोड़ा गया। ये बातें जो ये है, मैंने यही बातें यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे आ जाए, उसके बाद हम देख लेते हैं जी मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत। की अगर एक मसला हल करना है तो उसके अंदर फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है, हम फ़्लो चार्ट को क्यों इस्तेमाल करेंगे। मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कि जो एक मसला है ना उसको किस अंदाज में हल करना है, उसकी जो मनसूबाबंदी है वो हम फ़्लो चार्ट पे करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो घर की कंस्ट्रक्शन का फ़्लो चार्ट क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट के बाद दीवारें, दीवारों के बाद लेंटर, लेंटर के बाद फर्श, फर्श के बाद प्लस्तर। तो ये जो उसका सारा इसको कंप्लीट करने का प्रोसेस है, इसको हम पिक्चोरियल, जब ये सारी चीज़ें ऐसे बन के हमारे सामने लिखी होंगी ना तो हमें उसको बयान करना आसान होगा। वो कहता है मसले को हल करते हुए फ़्लो चार्ट की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ़्लो चार्ट पहले से मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि मसला कैसे हल किया गया है। कि अगर ये पहले से बना होगा तो हमें पता होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसके अंदर देखें, इसमें मुझे पहले से पता है। मैं यहाँ से देखा, मैंने कहा, मैंने यहाँ से पढ़ा टेक शू एंड सॉक्स, मैंने गया, मैंने जराबें और शूज़ पकड़ लिए। फिर जहाँ लिखा पहले आपने जराबें पहनी, मैंने जराबें पहन ली। फिर लिखा वेयर शूज़, मैंने शूज़ पहन लिए। यानी कि ये अगर मौजूद होगा तो इसको देख के हम इसको देखते जाएंगे और काम अपना कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद आ जाए, उसके बाद कहते हैं मतन की बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर होता है। मतन का मतलब है कि लिखे हुए की, यानी कि टेक्स्ट में लिखे की बजाय अगर कोई तस्वीर में चीज़ें बनी होंगी ना तो उसको समझना ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा दूसरे लोगों से एक मसले के हल के बारे में बात करने में भी ये एक अच्छा तरीका है। यानी कि अगर आपने किसी दूसरे को समझाना है, अब आप उसको फ़र्ज़ करें आपने मकान का जो है ना वो एक घर की कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है और दूसरी तरफ आप बात के ज़रिए किसी को समझाएं,
तो बात के ज़रिए समझाना और उसको डिज़ाइन दिखाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिज़ाइन के अंदर वो आसानी से समझ लेगा, यहाँ पे घर है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे गराज है, तो वो आसानी से समझ जाएगा। तो इसका अगर मैं इसको 2 लाइनों में बयान करता हूँ तो इसको 2 लाइनों में मैं इस तरह बयान करूँगा कि जो एक फ़्लो चार्ट है ना, उसके ज़रिए हम मसले को तस्वीरों के अंदर बयान कर सकते हैं, और उसको जब तस्वीरों के अंदर मैं बयान करूँगा तो उसको समझने में आसानी होएगी। जब समझने में आसानी होएगी तो हम वो किसी दूसरे बंदे के साथ डिस्कस करते हुए भी उसको आसानी से समझा सकते हैं कि यार ये वाला जो मसला है ना, इसको इस तरह से हल करना है। तो ये जो हमारा फ़्लो चार्ट है ना, उसकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाए फ़्लो चार्ट के लवाज़म का तयन। फ़्लो चार्ट के लवाज़म के तयन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि फ़्लो चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ये फ़्लो चार्ट के लवाज़म के तयन का मतलब है। एक फ़्लो चार्ट में हम इनपुट, आउटपुट, फैसला साजी और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तसव्वुरात नीचे बयान किए गए हैं। इनपुट का मतलब यूज़र से डाटा लेना और उसको प्रोसेस करना, और उसके बाद कुछ आउटपुट पे दिखाना, जैसा कि शक्ल 1.7 में दिखाया गया है। एक फ़्लो चार्ट बनाने के लिए मंदरजा ज़ेर जो चीज़ें हैं उनको जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस है ना जो उन्होंने बताया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, फैसला साजी और आउटपुट, ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको मैं आपको अभी एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ, और उसके बाद फिर आके ये जो सारा उर्दू लिखी है ना, इसको मैं पढ़ूँगा। अच्छा, आपने देखा है कि वहाँ पे 3 बातें थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और उसकी एक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो, इनपुट के अंदर उसने लिखा था कि इनपुट का मतलब है यूज़र से डाटा लेना। प्रोसेस का मतलब है कि उसने किस तरह से प्रोसेस होना है, और आउटपुट का मतलब है कि प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आना है, जो उसका रिजल्ट आना है, वो क्या होगा। और डिसीजन का मतलब है कि जो आउटपुट आई उसकी बेस के ऊपर जो एक डिसीजन मेकिंग करनी है वो इसमें आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करो कि मैंने एक फार्मूला होता है वेट का, वो फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू m ज़रब g। m का मतलब मास है और g का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है ना, उसकी कीमत 9.9 होती है हमेशा। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट के अंदर, इनपुट के अंदर मैंने उससे 2 चीज़ें लेनी है। अगर किसी चीज़ का वेट मालूम करना है तो इनपुट के अंदर मैंने यूज़र से 2 चीज़ें लेनी है, मास और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसकी कीमत तो फिक्स है 9.999 समथिंग, और जो मैस है उसकी कीमत यहाँ पे यूज़र देगा। और ये प्रोसेस का मतलब है कि ये फार्मूला लगेगा कि ये जो 10 मैस है ये ज़रब हो जाएगा 9.9 से, और उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो, इसमें ये C2, ये मैस और ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दी। फर्ज करो यूज़र कहता है कि मैस जो है वो 15 है। अब इसका जवाब देखो, ये 149.85 हो गया, 150 हो गया। अगर वो यहाँ पे इनपुट देता है 20 की, वो यहाँ पे कहता है ये 10 है, तो ये उसका आंसर 200 आ जाएगा। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं जो फ्लो चार्ट उसके अंदर चीज। पहली है इनपुट। इनपुट के अंदर है कि यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा। प्रोसेस के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोसेस क्या होगा, ये जो मास है और ये जो जी है ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, और यहाँ पे ये प्रोसेस होकर उसकी आउटपुट 200 आ रही है। और अब ये जो आंसर 200 आया है उसकी बेस के ऊपर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि ये जो यहाँ पे यूज़र ने एक प्रोडक्ट दी है उसका जो वेट है वो टोटल हो जाएगा 200 kg, 200 kg आ जाएगा। तो ये इस तरह से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको जाके वहाँ पे रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, पहली चीज़ है इनपुट। इनपुट, इसका मतलब यूज़र से डाटा लेना है। ये जानना ज़रूरी है कि कितना और किस तरह के इनपुट की ज़रूरत है। अब देखो, इसमें हमने डाटा, आपने देखा था एक्सेल फाइल में हमने सबसे पहले यूज़र से डाटा लिया था। उसने वहाँ पे उसका मास लिखा था और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी थी, और वो डाटा कितना वो 10 भी लिख सकता है, 20 भी लिख सकता है, और किस तरह का मतलब है कि वो टेक्स्ट में होगा या किस तरह होगा। तो ये इनपुट का मतलब ये है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। प्रोसेसिंग के मराहिल को
हिसाब किताब करने और इसके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिसाब किताब करने का मकसद ये देखो उसने यहाँ पे फिर जाहिर बिल्कुल बता दिया है कि इसमें किसी मिकदार की कमी बेशी या दो मिकदारों के जमा या ज़रब या तकसीम करना शामिल है। यानी कि प्रोसेसिंग के अंदर वो जो फार्मूला लगना है ना उसको बयान किया जाता है कि वो फार्मूला किस तरह का होगा। उसके बाद आ जाए, उसके बाद फैसला साजी। फैसला साजी के अंदर यही आएगा कि जो आउटपुट आई है, जो आउटपुट यानी कि ये प्रोसेसिंग हो जाने के बाद फार्मूला का जो आंसर आना है वो आउटपुट में आ जाना है और वो उसके ऊपर क्या डिसीजन मेकिंग करनी है कि वो आंसर गलत है, सही है, या अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारी बातें ये फैसला साजी के अंदर आएंगी। उसके बाद आ जाए, उसके बाद मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होनी है कि फ़्लो चार्ट की जो लवाज़म है वो क्या क्या हैं, किस तरह से हम इसको डिटर्मिन करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होनी है। अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट में ये मेंशन कर दें कि आपको इसकी समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो फिर भी लिखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़्लो चार्ट की क्या क्या चीज़ें इनपुट है, इनपुट के अंदर हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के अंदर हम फार्मूला करेंगे और वो प्रोसेसिंग के फार्मूला जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका एक आंसर आएगा, वो आउटपुट में आएगा। और डिसीजन मेकिंग के अंदर उस फार्मूला का जो आंसर है वो गलत है या सही है, या वो क्या है, उसके ऊपर क्या डिसीजन मेकिंग की जा रही है, वो सारी बातें ये डिसीजन मेकिंग में फैसला साजी में लिखी जाएंगी। उसके बाद आ जाएंगी फ़्लो चार्ट की अलामात। फ़्लो चार्ट की अलामात को हम देख लेते हैं। फ़्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले जो उसने अलामात की है वो की है फ़्लो लाइन। इसका ये जो इसने लाइन शेयर की हुई है, एक तरफ इसकी टेल है, एक तरफ इसका हेड है। हेड जो होता है वो जिस तरफ प्रोसेस जा रहा होता है ना उस तरफ लगाया जाता है कि ये इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो वो फ़्लो लाइन में आता है। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब है कि जहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड लिखा था ना वो टर्मिनल में आता है। मिसाल के तौर पे देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये टर्मिनल है, ये फ़्लो लाइन है, ठीक है, ये जो स्टॉप है ये भी टर्मिनल है। तो फ़्लो लाइन, टर्मिनल, ये जहाँ पे प्रोसेस होना है, जहाँ पे हमने फॉर्मल लिखना है उसको इस अंदाज में लिखेंगे। जो फैसला साजी है उसको इस सिंबल में हम लिखेंगे। इनपुट आउटपुट जो है वो उसको हम इस सिंबल में लिखेंगे। और जो कनेक्टर है, कनेक्टर का मतलब ये है कि अगर आपने फ़्लो चार्ट बना रहे हो और आपका पेज ख़त्म हो गया है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप ये कनेक्टर लगाओगे कि ये कनेक्टर जाहिर कर रहा है कि वो जो ऊपर फ़्लो चार्ट बना रहे हैं ना उसकी एक्सटेंशन ही है नीचे, यानी कि जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो इसी से आ रही हैं। तो ये अलामात हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद फ़्लो चार्ट की मिसालें। फ़्लो चार्ट की मिसालों में सबसे पहली मिसाल है दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की इकाई में तब्दील करना। अब इसका हम फ़्लो चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट आ गया, स्टार्ट आने के बाद यहाँ पे हमने इनपुट लेनी है, इनपुट हमने लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमने ये जो पहली एग्जांपल है वो ये है। ये मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे सिस्टम पे भी समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्ट आ गया, स्टार्ट के बाद हमने इनपुट लेनी है कि ये हमने कहा कि ये 10 है हमारी इनपुट, इसको फ़ारेनहाइट की के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है कि जो ये B7 है, ये जो जिसमें ये लिखा हुआ है ना, इसका ये देखो ये इसका आ रहा है इसका ये B7 नहीं, इसका ये B6 है, B6। ये जब मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस सेल की एक वैल्यू आ रही है। तो वो कह रहा है कि जो यहाँ पे वैल्यू है उसको पहले ज़रब करो 9 के साथ, 9 के साथ ज़रब करने के बाद फिर उसको 5 के ऊपर तकसीम करो, यानी कि ये देखो ये 5 के ऊपर तकसीम करो और उसके अंदर जो है वो फिर जमा 32 कर दो। ये फार्मूला है। इसमें देखो इसमें यही किया उसने, सबसे पहले ये B6 इसको किया, फिर उसको 9 के साथ ज़रब किया, 5 जमा किया और उसके 5 पे तकसीम किया और 32 उसमें जमा कर दिया। इसके आंसर जो आ रहा है, आउटपुट आ रही है वो 50 आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट दी, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद ये आउटपुट आ गई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट है, इनपुट मैंने दे दी 10 करने के बाद ये जो फार्मूला है ये है उसका प्रोसेस। ये इसकी देखो जो इसका सिंबल आ रहा है ना, ये प्रोसेस का आ रहा है, ये अलामतें हमने ऊपर पढ़ ली हैं। ये स्टार्ट टर्मिनल है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है।
और ये प्रोसेसिंग है। अब ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के अंदर ये सेम फार्मूला लगाया हुआ है मैंने ये वाला, और उसके बाद ये आउटपुट आ रही है 50। अगर मैं इसको चेंज करता रहूँगा, इसको मैं करता हूँ 20, यानी कि ये 20 का मतलब है 20 सेंटीग्रेड। ये 20 सेंटीग्रेड, अगर 20 सेंटीग्रेड होगा तो 20 सेंटीग्रेड का 68 उसका फ़ारेनहाइट का, ये जो फ़ारेनहाइट है ना, ये इसका आउटपुट फ़ारेनहाइट 68 होगा। अगर मैं इसको 50 करता हूँ, 50 करने के बाद 122 इसका जो है वो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ली। इनपुट लेने के बाद ये सेम फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो फार्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया, और उस फार्मूला ने उसको दोबारा से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, उसको उसने फ़ारेनहाइट में ये देखें कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल देखें। इसमें वो कहता है किसी हरकत करती चीज़ का असरा मालूम कीजिए। असरा का मतलब है एक्सेलरेशन, जिसकी कमियत और लगाई गई फोर्स पहले से दी गई हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद इनपुट लेनी है हमने, मास और फोर्स की हमने इनपुट लेनी है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, मास और फोर्स की हमने इनपुट लेनी है। वो यूज़र कुछ भी दे सकता है, वो 10 भी दे सकता है, वो ये कहता है 2 है, कहता है मास 5 है और फोर्स 2 है। ये हो गई, यहाँ ये हो गई इनपुट हमारी, ये हो गई हमारी इनपुट। आगे आ जाए, आगे वो क्या बात करता है। इनपुट के बाद ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर वो क्या करता है, फोर्स को तकसीम करता है मास के ऊपर। अब हमने जो प्रोसेस है उसके अंदर फोर्स को तकसीम करना है मास के ऊपर। इसमें देखें, ये फोर्स को मैंने भी डिवाइड किया हुआ है मास के ऊपर, फोर्स को डिवाइड किया मास के ऊपर। जब ये यहाँ पे मैं करूँगा, ये देखें C9 आ रहा है ब्लू, ये ब्लू फोर्स यानी कि फोर्स को, ये फोर्स को ऊपर है, फिर उसको तकसीम किया हुआ है C8 ये रेड के ऊपर, यानी कि ये रेड मास है। जब फोर्स को उसके ऊपर तकसीम किया तो इसका आंसर आ गया 0.4। अगर मैं इसको करता हूँ 15 और इसको मैं करता हूँ 25 तो इसका आंसर आ गया 1.67। ये इसकी आउटपुट आ गई, यानी कि ये इतना 1.67 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन होएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है ना। देखो किस तरह से ये इनपुट होती है फ्लो चार्ट के अंदर, फिर उसका प्रोसेस बयान किया जाता है, उस प्रोसेस का इस तरह से ये फार्मूला लगता है, और उस फार्मूला के ऊपर जो है वो फिर आउटपुट निकलती है, और ये 1.67 एक्सेलरेशन उसका मीटर पर सेकंड आ गया। तो आइए अभी इसका जो ये थर्ड वाली एग्जांपल इसको देखते हैं। थर्ड वाली को एग्जांपल में कहता है कि क्यूब का हुजम मालूम करें। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले इनपुट एज, जो एक क्यूब होती है ना उसके 3 एज होते हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं। तो पहली बात मैं करता हूँ इनपुट की, इनपुट पे आ जाएं। इनपुट के ऊपर ये 3 एज हैं, ए बी और सी। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू भी 2 है। उसके बाद जो है वो इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग होनी है, उसका प्रोसेसिंग का तरीका ये है कि H1 H2 और H3 तीनों ने आपस के अंदर ज़रब होना है। तो आइए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये देखें प्रोसेस में लिखा हुआ है ये ए ज़रब बी ज़रब सी। जब ये आपस में प्रोसेस होगा तो ये देखो ये 2 इसके साथ ज़रब होगा और ये इसके साथ ज़रब होगा, इसका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा, यानी आउटपुट इसकी 8 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो इसकी प्रिंट आउटपुट है ना, ये जो प्रिंट आउटपुट है, तो ये इसकी यहाँ पे ये आउटपुट प्रिंट हो गई है। ये 8 जो आ रहा है ये आउटपुट ही इसकी प्रिंट हुई है। यहाँ पे देखो अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा, कोई भी यूज़र अपनी इनपुट वैल्यू अपने हिसाब से देता है, तो ये उसकी जो वैल्यू है आउटपुट प्रिंट जो दे रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो आइए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। उसके अंदर उसने क्या कहा है। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद यूज़र से जो इनपुट लेनी है उसमें है अमाउंट रेट ईयर, अमाउंट रेट और ईयर। इसमें देखें अमाउंट रेट और ईयर, अमाउंट रेट और ईयर, ये देखें ये मैंने ले ली इनपुट में वो क्या क्या बताएगा, वो बताएगा अमाउंट रेट और ईयर। और चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है इंटरेस्ट का फार्मूला जो है उसमें अमाउंट को रेट के साथ और ईयर को इन तीनों को आपस में ज़रब की जाती है, तो उससे जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो हमारे पास आ जाती है। तो इसमें जो है ना वो यही चीज़ उसने बताई है कि यूज़र से आपने अमाउंट रेट और ईयर की इनपुट लेनी है और उसके ऊपर ये वाली प्रोसेसिंग करनी है। ये जो प्रोसेसिंग है अमाउंट ज़रब रेट ज़रब ईयर, प्रोसेसिंग देखें मैंने यही की हुई है। मैंने क्या किया है, मैंने ज़रब किया है अमाउंट को रेट के साथ ज़रब किया और ईयर को ज़रब किया, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखें
सबसे पहले ये C11 है, तो ये C11 अमाउंट वाला जो है उसको ज़रब कर दिया है ये रेड वाले के साथ, ये देखिए ये रेड वाले के साथ, और ये पर्पल सा है और ये पर्पल सा है, इन तीनों को आपस में ज़रब कर दिया है। ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, और ये आउटपुट आ रही है 50। अब देखें, अगर अमाउंट रेट ऑफ अगर मैं 50 रुपये डिपॉजिट करवाता हूँ और उसके ऊपर 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और वो 1 साल के लिए होता है, तो उसका वो मुझे उसके ऊपर कितने 5 रुपये का मुझे उसके ऊपर मिलेगा। इसका मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर मैं 50 का इसको मैं ज़रब करता हूँ, अगर 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये देखें इसका आंसर 5 आता है। तो ये यहाँ पे 5 ही आएगा, यानी कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर बन गया है कि इसमें अगर जो भी यूज़र होएगा वो अगर कोई वैल्यू चेंज करेगा तो ये उसकी जो इनपुट है उसको चेंज करवा देगा। तो ये इसके अंदर उसने यही बताया हुआ है बेसिकली, ये आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ होता है कि वो 3 इनपुट होगा, प्रोसेसर होगा और आउटपुट बनेगी। तो आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल 3 है इसकी समझ आ गई होनी है। इसमें हमने सिंपल जो इंटरेस्ट का है वो मालूम किया है, उसमें इनपुट रेट और ईयर है और उसका हमने प्रोसेसिंग लगाई और उसने उसका जो आंसर उसको प्रिंट करवा दिया आगे। सो गाइस, जो यहाँ पे 5वीं ऑप्शन है उसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ फ्लो चार्ट। यहाँ पे वो कहता है कि जो एक यूज़र है ना वो कोई 5 नंबर इनपुट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल में आता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें 5 नंबर है 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे वो एंट्री कर सकता है। तो ये हमारी हो गई इनपुट, ये हमारी हो गई इनपुट, जो यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे वो जब बात कर रहा है वो कह रहा है पहले तो उनको सम करें, सम के बाद आ जाएं, पहले हम सम कर लेते हैं। अब सम देखें, सम कैसे करना है। सम यहाँ पे ऐसे करना है कि जो 5 ये लफ्ज़ है ना इनको जमा करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। जो दूसरी चीज़ है वो है एवरेज का, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ, और उसके बाद जो है वो एवरेज है, यानी कि एवरेज फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड कोमा फोर्थ कोमा फिफ्थ। ये उनकी जो है ना ये प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होना है। यहाँ पे इनपुट का मैंने आपको बता दिया कि एक इनपुट है, उसके बाद ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अब इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे एडिशन है, एडिशन में देखें वही फार्मूले लगाए हुए हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन सबका कर दिया सम, यानी कि बेसिकली ये इस तरह से है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस, ये देखें ये इसका 18 आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ, इसकी इनपुट देता हूँ 2 2 2 2 2, तो 2 ज़रा 5 करूँगा 10 होएगा। तो ये देखें इसकी एडिशन कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इसी तरह इसका अगर प्रोडक्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई है 4 4 2 से 8 16 16 और 2 32, और इसका प्रोडक्ट इसी तरह से ये देखें, ये पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एवरेज में क्या किया, इन सब की जो है वो मैंने एवरेज ले ली। यहाँ पे इज इक्वल टू करके एवरेज करने के बाद इन सब की एवरेज ले ली। तो अब देखें यहाँ पे इनपुट भी किया, प्रोसेस का ये प्रोसेस शो करवा दिया और आउटपुट को प्रिंट करवा दिया। वही बात उसने यहाँ पे की हुई है कि यहाँ पे कोई 5 नंबरों की इनपुट होएगी, इनपुट के बाद उनके ऊपर प्रोसेस के अंदर ये वाले फार्मूले होंगे और ये वाला जो है वो आगे प्रिंट आ जाएगा और यहाँ पे ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हम बात करते हैं, वो कहता है कि जी एक मतवाजुल अज़ला का रकबा मालूम करें। एक जो है वो हमारे पास मतवाजुल अज़ला है, उसकी हमने जो एक बेस होती है, जैसे ये बना हुआ है ये भी मतवाजुल अज़ला है, इसके ये वाले 2 जो कॉर्नर हैं वो सेम होते हैं और ये 2 जो होते हैं वो सेम होते हैं, विड्थ सेम होती है और जो हाइट होती है वो सेम होती है। ये इसकी हाइट है, तो हाइट इस कॉर्नर की दोनों की सेम, यानी कि ये भी हाइट है ये भी हाइट है, और उसके बाद ये विड्थ है और ये भी इसकी विड्थ है। अब इसका जो एरिया निकलता होता है ना, वो एरिया निकल होता है इसकी लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है इनपुट दें, इनपुट क्या क्या देनी है, उसकी बेस देनी है और उसकी हाइट देनी है। जो बेस है वो विड्थ की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें इनपुट के अंदर मैंने क्या क्या देना है, हाइट और उसकी बेस, ये मेरी हो गई इनपुट। इनपुट के बाद इसका प्रोसेस क्या लगना है, इसका प्रोसेस लगना है
कि जो हाइट है ना, जो आपकी हाइट है उसको आपने ज़रब करना है बेस के साथ। तो उसका जो ज़रब दिस, यहाँ पे जो भी होगा 10 ज़रब 10 करूँगा तो इसका जो आउटपुट है वो 100 कर देगा। अगर मैं किसी की मैं कहता हूँ कि जो हाइट है वो है 50 और ये है 35, तो 35 और 50 ये 1750 की आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह से मुतवातिर अज़लात जो है उसका मैं एरिया मालूम कर सकता हूँ। बेसिकली ये एरिया है और एरिया का फार्मूला होता है विड्थ इनटू बेस। तो ये देखें इस तरह से इसकी ये इनपुट आ गई, ये इसका प्रोसेस आ गया और ये इसकी आउटपुट आ गई है। इससे आगे चलते हैं हम। इसमें जो 7वां पॉइंट है इसमें वो कहता है दी गई रकम के बारे में जुफ्त या ताक, इवन और ओड, कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया है, अगर कोई इनपुट देता है n नंबर की, तो उसका बताएं कि उसने जो इनपुट दी है वो उसका इवन है या ओड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ सिर्फ इतने पॉइंट की कि इनपुट कहाँ पे है। देखें यहाँ पे ये आ गई मेरी इनपुट, इसमें मेरी ये कितना है पॉइंट नंबर, ये है 7 और ये रहा 7। ये जो नंबर है ना ये है इनपुट। ये नंबर क्या है, ये नंबर मेरा आ गया इनपुट। इनपुट कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने दे दी इनपुट, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया, राइट। अब वो कहता है दूसरा पॉइंट इसके अंदर, वो कहता है ये जो पॉइंट है ये प्रोसेस है, ये मेरी इनपुट है, जैसा कि आपको पता है ये साइन ये टर्मिनल हो गया, ये मेरी इनपुट हो गई और ये मेरा प्रोसेस हो गया, ये मेरी डिसीजन मेकिंग है। ये आपको ऊपर हमने साइन पढ़े थे, मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवाता हूँ साइन। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये फ्लो लाइन है, ये टर्मिनल है जहाँ से शुरू होएगा, ये प्रोसेस है, ये डिसीजन मेकिंग है और जो इनपुट आउटपुट है वो इसके अंदर आएगा। और जो ये लास्ट में है ये जॉइनर है कि अगर एक पेज के ऊपर आपका पेज एंड हो गया तो अगले पेज पे जब आप फ्लो चार्ट को लेके जा रहे हो तो इस साइन के जरिए आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये देखें, ये टर्मिनल आ गया। टर्मिनल के बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होएगी, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होएगी। अगर तो ये प्रोसेसिंग जो है वो मेरी होएगी जुफ्त होएगी तो वो इस तरफ ले जाएगा, और अगर ताक होएगी तो इस तरफ ले जाएगा। तो आए इसको मैं आपको समझाता हूँ। इनपुट का मैंने आपको बता दिया, ये मेरी हो गई इनपुट। इनपुट के बाद ये मेरा ये जो रैंडम है ना ये मेरा प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस के अंदर उसने ना एक फॉर्मूला यूज़ किया रैम का, ये जो इसने रैम लिखा हुआ है। जो रैम होता है ना, रैम अगर तो आपका जो भी जवाब आप जो भी इनपुट दे रहे हो, अगर उसका रिप्लाई 0 आता है तो आपका नंबर इवन होएगा, और अगर उसका रिप्लाई 1 3 5 7 9 इस तरह आता है तो फिर आपका नंबर ओड होएगा। तो अगर तो इवन होएगा तो वो इवन को प्रिंट करवा देगा, अगर ओड होएगा तो वो ओड को प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होएगी। आए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा 10 क्या नंबर है, 10 जुफ्त नंबर है। अब देखें मैंने यहाँ पे किया रैम का एक फॉर्मूला है, इसमें मोड का फार्मूला लगना, मोड और 2 मोड कोमा 2। अच्छा अब देखें, अब यहां पे प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस मेरा हो गया, ये मेरा प्रोसेस हो गया और यहां पे इसकी आ जाएगी इनपुट आउटपुट यहां पे आ जाएगी। अब देखिएगा, अब देखें मैंने यूजर ने एक नंबर दिया 10, प्रोसेस ये प्रोसेस हो गया मोड वाला, यानी कि ये देखें ये नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया, इनपुट दे दी। उसके बाद ये प्रोसेस है तो ये मेरा प्रोसेस आ गया कि प्रोसेस के अंदर ये फार्मूला लगा हुआ है। प्रोसेस के बाद अगर तो वो जुफ्त नंबर होएगा तो वो जुफ्त को प्रिंट करवा देगा, अगर ओड नंबर होएगा तो वो ओड को प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद जो टर्मिनल है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखो, रैम का मतलब ये होता है कि अगर तो कोई भी मैंने नंबर दिया है और उसको उस नंबर को उसका मोड का फार्मूला लगाने के बाद अगर तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो नंबर है ना वो जुफ्त है।
अगर मैं इसको 11 करता हूं, अब देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 अगर यहाँ पे आएगा तो ये ताक नंबर होएगा, ये जुफ्त नहीं होएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इनपुट दी, यहां पे प्रोसेस हुआ और डिसीजन मेकिंग हुई। अगर तो वो जुफ्त नंबर होएगा तो जुफ्त प्रिंट करवा देगा, अगर वो ताक नंबर होएगा तो ताक नंबर प्रिंट करवा देगा। तो अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब है ये ताक नंबर है, और अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 का मतलब है ये जुफ्त नंबर है। अब देखें, मैं 20 लिखूंगा फिर भी 0 आएगा क्योंकि 20 भी जुफ्त नंबर है। 22 करूंगा 0 आएगा क्योंकि जुफ्त नंबर है। जैसे 23 करूंगा ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये ताक नंबर है। आई होप कि आपको समझ आएगी। अब मैं आपको आपकी बुक रीड करके बताता हूँ कि आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है। तो आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ ना, अब आपने ये गौर से देखना है। वो कहता है कि मंदरजा बाला फ्लो चार्ट में इब्तदाई मरहले के बाद सारिफ एक अददी कीमत मुहैया करता है। जो सारिफ है वो यहाँ पे एक अददी कीमत मुहैया करता है। ये देखें, जो ये मैंने ये अददी कीमत यहाँ पे, ये वाली अददी कीमत यहाँ पे जो मुहैया की है ना, ये इसकी बात कर रहा है कि सारिफ एक अददी कीमत मुहैया करता है जिसे कंप्यूटर मेमोरी में n के नाम से सेव कर लेता है। कंप्यूटर ने इसको मेमोरी के अंदर ये n के नाम से सेव कर लिया है। n जो है वो 23 है, इसको n के नाम से सेव कर लिया है। फिर इसको 2 पे तकसीम किया जाता है और बाकी बच जाने वाली रकम का नेम रैम से दोबारा कंप्यूटर मेमोरी में महफूज कर लिया जाता है। बकिया रकम मालूम करने के लिए मोड का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जो हमने फार्मूले के अंदर मोड का फंक्शन यूज़ किया है। यह जानने के लिए आया n मुकम्मल तौर पर 2 पे तकसीम हो सकता है या नहीं। हम मशरूत ऑपरेशन सर अंजाम देते हैं। ये काम रैम को 0 से मुवाजना करने के बाद होता है। अगर मालूम हो जाए कि रैम की वैल्यू 0 है तो मशरूत ऑपरेशन इसकी कीमत को दुरुस्त बताता है, जिसका मतलब है कि n एक जुफ्त है। उसने बात की कि अगर इसकी रैम की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो नंबर है ना वो एक जुफ्त है। अब देखें, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 20 तो इसका मतलब है ये 2 पे तकसीम हो गया है। ये 2 पे क्या हुआ है, तकसीम हो गया। इसका आंसर 0 आ रहा है। वो कहता है अगर इसका आंसर 0 आएगा ना तो इसका मतलब है कि ये जुफ्त है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा रीड करके बताता हूँ। वो कहता है कि अगर रैम की कीमत 0 है तो मशरूत ऑपरेशन इसकी कीमत को दुरुस्त बताता है, जिसका मतलब ये है कि n एक जुफ्त नंबर है क्योंकि ये 2 पर मुकम्मल तकसीम हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर रैम की कीमत सिफर नहीं है तो मशरूत ऑपरेशन में इसकी मिकदार को गलत बताता है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक ताक अदद है। तो आई होप कि आपको ये बड़ी क्लैरिटी होनी है कि अगर मैं यहाँ पे 21 करता हूँ तो ये 1 आता है, तो इसका मतलब है अगर इसकी कीमत 0 नहीं है तो इसका मतलब ये ताक है, और अगर इसकी कीमत 0 है तो ये एक जुफ्त नंबर है। आई होप कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होनी है और आपको ये भी क्लियर हो गया होना है कि आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है। तो आए आगे चलते हैं इससे। चलें जी, अभी जो 8 नंबर है इसमें हम देखते हैं। वो कहता है कि दिए गए 3 गैर मुसावी अदाद में सबसे बड़ा अदद मालूम करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये उसने कहा यहाँ से ये स्टार्ट टर्मिनल है और यहाँ पे ये इनपुट है। 3 इनपुट है, एक नंबर 1, 2 और 3, यानी कि ये जो पहला नंबर उसको उसने NO का N0, N1, N2। उसके बाद वो कहता है, अच्छा यहाँ तक इनपुट तक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरी आ गई इनपुट के 3, जो भी यूज़र है वो कोई 3 नंबर की यहाँ पे इनपुट देगा। ये यहाँ तक बात होगी इनपुट की। इनपुट के बाद वो कहता है कि जो ये N0 है ना, N0 अगर वो जो है ना वो अगर लार्ज है, यानी कि N0 अगर उसका मतलब लार्ज है, फिर वो कहता है कि अगर N1 ग्रेटर देन लार्ज, ये लार्ज का मतलब है कि वो N0 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये N1 ग्रेटर देन N0 है तो यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग होगी। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 होएगा तो यहाँ पे N1 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। वो कहता है अगर जो N2 है, ये मेरा N2 है, अगर ये ग्रेटर देन N0 है तो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा N1 इज लार्ज, अदरवाइज नॉट। अब देखें, अब ये जो N1 है 5 है, N0 2 है, तो N1 5 बड़ा है ना फिर 2 से, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया N1 इज लार्ज।
तो अगर तो ये वाली जो डिसीजन है ना, जो ये वाली डिसीजन अगर ये ओके होएगी तो फिर ये N1 प्रिंट करवा देगा, N1 में प्रिंट करवा देगा। तो ये देखे ये जो N1 है, ये देखो इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है कि N1 इज लार्ज। अगर अब देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 1, तो इसने क्या किया, इसने नॉट कर दिया, क्योंकि जो N1 है वो N0 से लार्ज नहीं है। तो अगर N1 अगर ये से लार्ज नहीं होएगा तो ये इसको नो कर देगा, इसको वो प्रिंट नहीं करवाएगा। फिर वो जो ये नो होगा ना, इसको प्रिंट करवा के तो ये दूसरी डिसीजन मेकिंग की तरफ चला जाएगा। दूसरी डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है कि जो N2 है वो लार्ज, वो है ग्रेटर देन है लार्ज से। लार्ज का मतलब है N0। अब दूसरी जो यहाँ पे डिसीजन लगेगी ना, वो लगेगी इफ अगर ये N2 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N0 है, तो यहाँ पे लिख दो N2 इज लार्ज, N2 इज लार्ज, अदरवाइज नील। अच्छा अब देखना, अगर तो ये यहाँ पे 5 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 है तो इसने क्या किया, इसने N1 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अगर तो ये N1 जो है, अगर तो ये N1 जो है ना, N1 ये वाला N1 अगर तो इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे लिख देगा कि N1 इज लार्ज, N1 इज लार्ज, यानी कि ये लिख देगा N1 इज लार्ज। जैसा कि ये देखो यहाँ पे ये 5 2 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे N1 इज लार्ज ही लिखवाएगा। जैसे मैं इसको छोटा करूँगा तो ये कह देगा N2 इज लार्ज। N2 ये क्यों कहेगा, क्योंकि फिर ये यहाँ पे नोट पे आएगा, नोट पे आके ये फिर चेक करेगा कि क्या N2, क्या ये वाला जो N2 है क्या ये N1 से लार्ज है। अगर तो ये N2 से लार्ज होएगा तो ये यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देगा। अगर ये वाकई होएगा तो ये N2 को प्रिंट करवा देगा, और अगर नहीं होएगा तो फिर ये, अगर ये वो भी नहीं होएगा, अगर ये भी देखो मैं इसको भी अगर 1 करता हूँ तो फिर यहाँ पे नील आ गया, ये फिर दोनों, फिर ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, फिर ये बस ये प्रिंट जो है ना वो प्रिंट यानी कि लार्ज करवा दो, यानी कि यहाँ पे उसने कहा प्रिंट लार्ज, तो ये फिर सिर्फ प्रिंट लार्ज आ जाएगा जो कि ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को इस तरह से ये चेक होती है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो ये N1 को लार्ज कर देगा। अब देखना, मैं अगर इसको ये 10 है, अब N1 भी बड़ा है N0 से और N2 भी बड़ा है N0 से। अब ये 5 को N1 को ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं पे पूरी हो जाती है, ये नो की तरफ जाती नहीं है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो इससे आगे वाली एग्जांपल है उसको देखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना वो है किसी मजमून का ग्रेड मालूम करना जबकि मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर दिए गए हों। अब यहाँ पे सबसे पहले इनपुट है। इनपुट क्या होगी, इनपुट होगी कि यहाँ पे नंबर मेंशन होंगे 70 80 90 100 80 70 40। ये जो नंबर दे रहे हैं ये इस सॉफ्टवेयर की इनपुट होएगी। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये है कि जितने नंबर आए हैं कितने में से आए हैं, यानी कि इसका जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना वो होता है टोटल नंबर ऑब्टेन्ड, जितने नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं टोटल नंबर। अब मिसाल के तौर पर टोटल नंबर फर्ज करो 80 हैं और नंबर उसके आए हैं 70, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जितने नंबर आए होते हैं उनको तकसीम करते हैं जितने में से आए हैं। तो अब इसका जो नंबर आए हैं वो आए हैं 70%, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला प्रोसेसिंग में लगेगा। अगर इसका आंसर, ये जो प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी, अगर उसका आंसर 80% जो आ रही है, अगर वो 80 से ज़्यादा है, अगर वो 80 से ज़्यादा है तो यानी कि वो जो हमारी ये शर्त है ये पूरी हो गई। तो जब ये शर्त पूरी होगी ना तो A+ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, A+ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर जो हासिल करदा नंबर है वो 80 से ज़्यादा नहीं है तो फिर तो ये शर्त नो हो गई। जब ये शर्त नो हो जाएगी तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा, फिर वो यहाँ से नीचे आ जाएगा और इसको चेक करेगा कि क्या जो उसने नंबर लिए हैं वो 70 से ज़्यादा और 80 से कम है। अगर तो वो इतने हैं तो इसका मतलब है कि शर्त पूरी हो गई। अगर शर्त पूरी हो रही है तो ग्रेड A आ जाएगा, और अगर नंबर 70 से भी कम है तो फिर वो नीचे वाली जो सीढ़ी है ना वहाँ पे नीचे वाले स्टेप पे चला जाएगा वो नो के ज़रिए। फिर वो देखेगा कि ये जो नंबर दिए हैं वो नंबर कहाँ पे लाई करते हैं। तो वो देखेगा कि अगर ये 60 से ज़्यादा है नंबर तो फिर B ग्रेड करवा देगा, अगर 60 भी नहीं है तो वो फिर नीचे वाली सीढ़ी पे आ जाएगा। अब ये इसी तरह से ऐसे नीचे आता जाएगा। अब और यहाँ तक
फेल तक प्रिंट करवाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा और उसके बाद फिर आपने एक चीज़ खुद से करनी है और वो मुझे नीचे कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसके नंबर आ गए हैं 65, ठीक है। अब मैं इस 65 को वहाँ पे लाइक करूँगा कि ये कहाँ पे आते हैं। यहाँ से जो नंबर आए वो 65 है, तो वो इस सीढ़ी पे यहाँ पे वो पूरे नहीं होते, क्योंकि 65 ये तो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, तो 80 से ज़्यादा तो नहीं है 65, तो ये यहाँ पे 9 करेगा, यानी कि ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएगा, ये यहाँ से 9 करके नीचे वाले स्टेप में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब वो यहाँ पे 65 ढूंढेगा, अब उसको 65 तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन बनी हुई है, इस डिसीजन में तो 70 से ज़्यादा वाले नंबर लाइक करते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 60 से ज़्यादा, तो फिर मैंने 65 बताया, यानी कि ये जो मेरा 65 है वो 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है, तो फिर वो बी जो ग्रेड है ना, इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि जो मैंने ये 65 बोला है ना, इसका जो आंसर प्रिंट करवाएगा ना, वो बी ग्रेड प्रिंट करवाएगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है ना वो 35 को आपने करना है, और इसका जो आंसर है ना कि ये किस ग्रेड में लाई करता है 35, वो आपने यहाँ से ढूंढना है। यहाँ से शुरू हो जाए और यहाँ से चेक करते हैं कि 35 कहाँ पे लाई करता है, और उसका आपने आंसर नीचे कमेंट के अंदर लिखना है। तो होता क्या है, अब ये तो मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। अगर कहीं पे फ़र्ज़ करें जैसे मैंने ये 65 का है, तो ये यहाँ पे बी ग्रेड को शो करवाएगा, और यहाँ पे आके ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ आके ये जो प्रिंट ग्रेड है ना, ये इसको यानी कि बी को ये फ्लो चार्ट यहाँ पे आके ऐसे क्लोज होके यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। यानी कि मैंने जो 65 बोला था वो मेरा बी ग्रेड यहाँ पे ऐसे ये प्रिंट करवा देगा, यानी कि यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आने के बाद यहाँ पे ये क्लोज होके और ये जो बी ग्रेड है उसको प्रिंट करवा देगा, जो वो वहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। इसी तरह से मैंने आपको आपका टास्क दे दिया है, उस टास्क को यहाँ से ढूंढें, और ढूंढने के बाद आपने नीचे कॉमेंट्स के अंदर वो लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहता है कि गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 लिखा हो, अगर जो भी यूज़र है अगर वो इनपुट 1 की देता है, अगर वो 1 लिखता है तो मंडे आना चाहिए, 2 लिखता है तो ट्यूसडे आना चाहिए, 3 लिखता है तो वेडनेसडे आना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे यहाँ से समझाता हूँ। इसको मैं ये 4 लिखूँगा और थर्सडे प्रिंट करवाऊँगा, और फिर आपको समझाऊँगा कि किस तरह से वो इस फ्लो चार्ट के ऊपर इसकी वर्किंग होती है। मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में आता हूँ, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया 4, और 4 के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 के ऊपर प्रिंट होना चाहिए थर्सडे। आ जाए जी, यहाँ पे 4 के ऊपर थर्सडे आना चाहिए, इज इक्वल टू इफ अगर ये सेल इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे आ जाए थर्सडे आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए। अब ये देखें, ये 4 आ रहा है तो थर्सडे। अब ये 4 पे थर्सडे कैसे आया है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस पे आएगा, ये सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आया, यहाँ पे 1 तो नहीं लिखा। अगर 1 लिखा है तो ये प्रिंट करवा देगा मंडे। अब वहाँ पे तो 1 नहीं लिखा, यहाँ पे जो है ये देखें, ये 1 तो नहीं लिखा, ये तो 4 लिखा है, तो ये पहले यहाँ पे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेगा। अगर 1 लिखा होगा तो येस हो गया, तो वो यही इसको ही प्रिंट करवा देगा, फिर वो नीचे आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो ये 9 हो गया, तो ये जब 9 पे आएगा फिर यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ आया, यहाँ पे 2 लिखा है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो ये येस हो जाएगा, येस होएगा तो ये ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अब वहाँ पे तो 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पे ये भी 9 हो गया। जब ये भी 9 हो जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आके देखेगा कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो 3 लिखा आ रहा है। अब 3 लिखा अगर आएगा तो ये फिर ये अगर 3 होगा तो फिर ये येस हो जाएगा, येस होएगा तो यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं लिखा, फिर ये नीचे आएगा। अब यहाँ पे 4 लिखा है, अब यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 लिखा है। तो अगर 4 लिखा है तो उसको हमने कहा कि यहाँ पे थर्सडे प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे ये शर्त पूरी हो रही है, येस हो रही है, तो ये यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देगा। और ये नेक्स्ट नीचे, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये ऐसे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये फिर यहाँ से इस तरफ जाएगा, और इस तरफ जाने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे ये एंड कर देगा, और प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट ये यहाँ पे थर्सडे करवा देगा। तो इस तरह से ये प्रिंट करवाएगा। अब मैंने जो आपको अब मैं आपको टास्क देता हूँ। आपका टास्क ये है कि आपने 7 प्रिंट करवा, 7 यहाँ पर लिखना है, और फिर बताना है कि 7 के बदले में क्या प्रिंट होएगा।
और प्रिंट होने के बाद वो इसको यहाँ से चेक करें कि कैसे ये क्या 7 यहाँ पे मीट करता है। अगर मीट नहीं करता तो फिर ये लूप नीचे आ जाए, ये यहाँ से ये फ्लो चार्ट नीचे आ जाएगा। और ये 7 कहाँ पे है और 7 के बदले में ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये नीचे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद आ जाएं आगे, हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो है फ्लो चार्ट में मराहल को कई बार दोहराना। अच्छा, ये जो मराहल को कई बार दोहराना है ना, इसको प्रोग्रामिंग में लूप कहते हैं, लूपिंग। तो ये लूप, यहाँ पे ये लूप की बात हो रही है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप किस तरह से वर्किंग करती है। इसमें देखें, यहाँ पे ये स्टार्ट टर्मिनल है, यहाँ से ये आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें काउंट की वैल्यू इसने की है 0, काउंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद काउंट की वैल्यू 0 के बाद यहाँ पे उसने इनपुट करवाया कि 1 2 3 या जितने भी उसने नंबर इनपुट करवाने हैं। उसके बाद ये जो काउंट की वैल्यू 0 है ना, इसको ये इंक्रीज बाय 1 कर देगा, इंक्रीज बाय 1 कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा। कितनी दफ़ा ये चलेगी, जितने यहाँ पे नंबर होंगे ना, अगर 10 नंबर हैं तो ये लूप के जो लूप है ना वो भी 10 दफ़ा चलेगी। वो क्या करेगी, फ़र्ज़ करें कि लूप के अंदर है ये 10 1 2 5 12 लूप के अंदर है टोटल 5 नंबर। तो लूप क्या करेगी, लूप 5 दफ़ा चलेगी और पांचों नंबर को बारी बारी वो चेक करेगी। जिसका रैम 0 के बराबर होगा उसको वो इवन कर देगी, और इवन करके उसको प्रिंट करवा देगी। और जिसका रैम 0 के बराबर नहीं होएगा वो उसको किसके बराबर, उसको ओड के बराबर प्रिंट करवा देगी। और ये जो लूप है ना ये 5 दफ़ा चलेगी। ठीक है, ये लूप जो है ये कितनी दफ़ा चलेगी, जितने नंबर होंगे ना उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। और उस लूप में जितने नंबर होंगे उसमें से जिनका आंसर 0 आ रहा होगा, जिनकी मोड की वैल्यू, जैसे वो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल करवाई तो उसमें मोड देख रहे थे, जिसका मोड 0 होता था वो आ जाता था, उसका आ जाता था इवन आ जाता था। जिसका मोड 1 होता था उसका आंसर ओड आता था। तो वो जितने लूप के अंदर नंबर होंगे उन सबको वो चेक करेगा। चेक करने के बाद सारे नंबर्स को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि वो लूप का यहाँ पे जो काउंट है ना वो 0 से 4 तक जाएगा। 0 1 2 3 4। तो इस 0 से लेकर 4 तक वो सारे जो आपके 5 नंबर आपकी रे के अंदर पड़े होंगे उन सबको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो ये लूप है। और जैसे ही ये सारे 5 काउंट हो जाएंगे ना, यानी कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, काउंट की वैल्यू 5 आ गई। काउंट की वैल्यू 5 का मतलब यह है कि 5 दफ़ा वो लूप चल गई है। चलने के बाद वो सारे प्रिंट करवा देगी। जो इवन है उनको इवन प्रिंट करवा देगी, जो ओड है उनको ओड प्रिंट करवा देगी। और यहाँ पे वो करवा देगी, यहाँ पे वो आके एंड हो जाएगी, ये लूप चल जाएगी। तो ये लूपिंग होती है जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं इस लूपिंग की ना एक अलग से दोबारा से एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर से बना के इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। बाकी मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको इसकी समझ आ जाए।